हाँ भैया, आवाज पहुंच रही है क्या मेरी? एक बार चेक करना। मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आप लोगों तक? एक बार चेक करिएगा। पहुंच रही है ना? हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे, क्या डिस्कस कर रहे थे, मुझे एक बार बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, कहाँ तक पहुंच गए थे, मुझे एक बार बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे शायद डिवाइसेस बेस्ड ऑन स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। और उसमें अपन ने बात की थी नोजल की, कंप्रेसर की, टरबाइन की और थ्रॉटलिंग डिवाइस की है ना। और अपन ने बात की होगी कि जो थ्रॉटलिंग डिवाइस है ये क्या है, हाईली रिवर्सिबल है, बहुत फास्ट प्रोसेस होगी और एक आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है। और थ्रॉटलिंग के एग्जांपल मैंने आपको दे दिए थे कि कोई भी एक स्मॉल होल से हाई प्रेशर से गैस कहीं लो प्रेशर पे जा रही है, वही क्या थ्रॉटलिंग है। उसमें कुछ भी हो सकता है ना। वो क्या हो सकता है, थ्रॉटलिंग कुछ भी हो सकता है। मैंने कई सारे एग्जांपल दिए होंगे, जैसे मुझे एक मिनट देना केवल। हाँ, मैंने आपको थ्रॉटलिंग के कई सारे एग्जांपल दिए होंगे कि जैसे आपकी बाइक का पंचर होना है, किसी बलून से हाई प्रेशर पे गैस का निकालना है, एलपीजी गैस सिलेंडर से गैस का निकालना है, वगैरह वगैरह ना। ठीक है। अरे नहीं भाई, अब तो शाम में भी क्वालिटी इतनी अच्छी रहती है। शाम में भी यही क्वालिटी रहती थी यार, दीपावली के बाद से जो क्वालिटी है ना वो इतनी ही रहती थी, शाम में भी यही रहती थी ना। ठीक है, कोई बात नहीं। अपन एक बार पीकेनाग में आते हैं, दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार आओ पीकेनाग की पीडीएफ में आओ। पीकेनाग वाली पीडीएफ में आओ, जो पीडीएफ थी ना पीकेनाग वाली, उसमें आओ एक बार, फिर आगे बात करते हैं। पीकेनाग वाली पीडीएफ में आओ एक बार। उसमें बुक में पेज नंबर 108 देखो, पेज नंबर 108 देखो बुक में, पीकेनाग वाली पीडीएफ में बुक में पेज नंबर 108 देखो। देखना, पेज नंबर 108 है ना, किसका, नाक का है ना। उसमें क्वेश्चन नंबर 5.3 देखो, क्वेश्चन नंबर 5.3 देखो, 107 में होगा, सॉरी, पेज नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 5.3 देखो। A nozzle is a device for increasing the velocity of a steadily flowing stream at an inlet of the circular nozzle। आपको वैल्यूज दे रखी है कुछ कुछ, एक नोजल है। जी आओ भाई। At the inlet of a certain nozzle, enthalpy of the fluid passing, enthalpy H1 कितना है, 3000 किलोजूल पर किलोग्राम, and velocity V1 कितना है, 60 मीटर पर सेकंड, and discharge and enthalpy at the discharge and enthalpy यहाँ पर कितनी है, H2 is equal to 2762,
मीटर पर सेकेंड। The nozzle is horizontal and there is negligible heat loss. उसे दे रखा है कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी क्या है, जीरो है, इंसुलेटेड है। फाइंड आउट द वेलोसिटी एट द एग्जिट, आपसे V2 पूछा हुआ है। दूसरा, इफ द एरिया एट द इनलेट A1 कितना है 0.1 मीटर स्क्वायर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम एट द इनलेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम इनलेट पर कितना दे रखा है 0.187 मीटर क्यूब पर किलोग्राम। फाइंड आउट द वॉल्यूम फ्लो रेट, नो सॉरी मास फ्लो रेट, फाइंड आउट द मास फ्लो रेट। और तीसरा पूछा हुआ है इफ द स्पेसिफिक वॉल्यूम एट द नोजल एग्जिट मतलब V2 कितना है 0.498 है मीटर क्यूब पर किलोग्राम है। फाइंड आउट द एरिया A2 कितना होगा। सुनो 2 मिनट, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए बिना सोचे समझे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा देना है ना। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक बार आप स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m डॉट h1 प्लस v1 स्क्वायर बाई 2 gz1 पहला सॉल्व कर रहा हूं प्लस डेल क्यू बाई डेल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m डॉट h2 प्लस v2 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz2 प्लस डेल w बाई डेल m, सॉरी डेल w बाई डेल टी, ये हो जाएगा। आपको पता है कि नोजल कैसा दे रखा है, इंसुलेटेड दे रखा है, हीट ट्रांसफर जीरो है, तो डेल क्यू बाई डेल टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और नोजल में वर्क ट्रांसफर भी क्या होता है, जीरो होता है। नोजल ना तो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होता है ना ही वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस होता है ना। वर्क ट्रांसफर नोजल में क्या होता है, जीरो होता है। इसके बाद एम डॉट से एम डॉट भी हो जाएगा कैंसिल। हॉरिजॉन्टल दे रखा है तो पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर H1 की वैल्यू कितनी है 3000 है, लेकिन ये किस में, 1 किलो में है, तो इसको जूल में कन्वर्ट करोगे 1000 का मल्टीप्लाई होगा प्लस v1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा H2 कितना है 2762 into 1 प्लस v2 स्क्वायर बाई 2। यहां से सॉल्व करो और मुझे v2 बताओ कितना आएगा। इसको सॉल्व करना और मुझे v2 बताना कितना आएगा। कितना आ रहा है 692.53, v2 आ रहा है 692.53, इतना आ रहा होगा आंसर। ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी v2। उसके बाद आपसे क्या पूछा है, उससे बोला है उसके बाद कि अगर इनलेट एरिया ये है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ये है, तो मास फ्लो रेट कितना होगा। सिंपल है, देखो मास फ्लो रेट क्या होता है, मास फ्लो रेट होता है A1 ρ1 into V1, A1 ρ1 into V1। यहाँ पर V1 क्या है, V1 इज वेलोसिटी एंड ρ1 इज डेंसिटी। डेंसिटी को 1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम लिखा जा सकता है, तो इसको लिख सकता हूँ A1 V1 और डेंसिटी को 1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम V1। तो मास फ्लो रेट कितना हो जाएगा, A1 कितना है 0.1, V1 कितना था 60 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है 0.187।
मुझे बता दो मास फ्लो रेट कितना आएगा यहाँ पर। वेलोसिटी लिख रहे हो, बहुत ज्यादा नहीं आ रहा बेटा। वेलोसिटी नोजल में हमेशा ज्यादा ही आती है, नोजल का काम ही होता है वेलोसिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देना। इसीलिए तो याद करो, जब हम लोग कल पढ़ रहे थे डिवाइसेस बेस्ड ऑन स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, तो हम लोगों ने फाइनल वेलोसिटी के कंपैरिजन में इनिशियल वेलोसिटी को नेग्लिजिबल मान लिया था। नोजल का काम ही होता है वेलोसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देना, है ना। यहाँ से मास फ्लो रेट कितना आ रहा है 32.0855। एक बार क्रॉस चेक करते रहना, 32.0855 किलोग्राम पर सेकंड, ये क्या आ जाएगा, मास फ्लो रेट आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आपसे क्या पूछा है, उसके बाद आपसे पूछा है कि अगर एग्जिट पर स्पेसिफिक वॉल्यूम इतना है तो एरिया कितना होगा। तो देखो मास फ्लो रेट इनलेट और एग्जिट दोनों पे सेम होगा, m डॉट 1 इज इक्वल टू m डॉट 2 इज इक्वल टू m डॉट, मास फ्लो रेट हमेशा बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि स्टडी स्टेट है, तो मास फ्लो रेट इतना ही रहेगा। तो एग्जिट पे हो जाएगा m डॉट इज इक्वल टू a2 v2 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम v2। ये हो जाएगा कितना 32.0855 इज इक्वल टू a2, वेलोसिटी कितनी आई थी 692.53 अपॉन v2, स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना आ जाएगा 0.498 दे रखा है। यहां से एरिया आ जाएगा एग्जिट पर कितना है, मुझे a2 बता दो कितना आएगा। यहां से a2 बताना कितना आएगा, कितना आ रहा है 0.0235, 0.02354, 0.023 मीटर स्क्वायर। इतना आ रहा है क्या, वैल्यूज इतनी आ रही है क्या, वेलोसिटी मास फ्लो रेट और एरिया इतना आ रहा है क्या आंसर, है ना। इसको एक बार नोट करो फिर आगे बात करते हैं। आप समझ पा रहे हो, पीके नाग मतलब कुछ भी नहीं, पीके नाग बच्चों वाली बुक है ना, जिसको हम लोगों ने राष्ट्रीय बुक घोषित कर दिया पीके नाग की को, थर्मोडायनामिक्स की, है ना, कुछ भी नहीं पीके नाग। और पूरे जो ईएस के कन्वेंशनल है, आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा, पूरे ईएस के कन्वेंशनल पीके नाग से ही उठ के आते हैं ना, मतलब ईएससी में जो थर्मोडायनामिक्स आता है बिल्कुल इजी आता है ना। इसको एक बार नोट करो। हाँ भाई, नोट कर पाए क्या, इसको एक बार नोट करो फिर आगे बात करते हैं। अच्छा, यहाँ केमिकल वाली जनता है ना, एक दो लोग है ना केमिकल वाले, केमिकल का कल मैं ऐसे ही देख रहा था, तो है ना,
केमिकल का अगर मैं देख रहा था तो जितने भी पीएसयूज है ना, इनके जो मैकेनिकल वालों के पीएसयूज होते हैं ना, जैसे ओएनजीसी है, आईयूसीएल है, एसपीसीएल है, बीपीसीएल है ना, इसमें जितना स्कोप मैकेनिकल का है उतना ही केमिकल का होता है। एक्चुअली ये सारी रिफाइनरीज है ना, तो इनमें सब में मैकेनिकल का जितना स्कोप है ना उतना केमिकल का भी है। मतलब अगर, और इवन केमिकल से ज्यादा आसान होता है, केमिकल से ज्यादा इजी इसलिए होता है क्योंकि केमिकल में नंबर ऑफ एस्पिरेंट बहुत कम होते हैं गेट में, है ना। केमिकल में मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारत में गेट का एग्जाम आपके केमिकल में देते होंगे ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 हजार लोग, है ना। तो क्या है ना, 15 या 20 हजार लोग। तो केमिकल में रैंक लाना बहुत इजी है, और रैंक ला करके पीएसयू में जाना भी इजी है ना। ठीक है, क्योंकि मैकेनिकल में क्या, मैकेनिकल में कभी 2 लाख लोग गेट देते हैं ना, और केमिकल में 10 या 20 हजार या 15 हजार इतनी बस। ठीक है, नोट कर लिया क्या? इस बार 21,000 है, 21,000। अच्छा 21,000 गेट में एस्पिरेंट बता रहे हो ना 21,000। हाँ तो 21,000 बहुत कम है ना बेटा, 21,000 बहुत कम है ना। 21,000 जो लोग गेट देते हैं ना केमिकल में, मतलब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैकेनिकल बहुत ऊपर और केमिकल बहुत नीचे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। उसी 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 प्रोपोर्शन में वैकेंसीज भी होती है। अगर मैकेनिकल में 2 लाख लोग देते हैं गेट तो वैकेंसीज भी ज्यादा होती है, तो कंपटीशन बराबर हो गया। केमिकल में कम लोग देते हैं तो वैकेंसीज भी कम होती है। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि केमिकल वाले जो है ना, वो इस बात को लेकर के चिंतित मत हुआ करो कि केमिकल में वैकेंसीज कम है। भाई कंपटीशन भी तो कम है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट भी तो कम है ना। तो सबसे बड़ी बात है केमिकल में लोग गेट की तैयारी बहुत कम करते हैं, बहुत कम करते हैं, है ना। तो इजी हो जाती चीजें, है ना। ठीक है, सो ठीक है, सुनो एक क्वेश्चन और देखो। उसमें लड़का पूछ रहा है केमिकल ही पढ़ना है, नहीं बेटा तुम मैकेनिकल ही पढ़ना है ना। सुनो एक क्वेश्चन दे रखा है 5.16, देखो एक बार फिर आगे बढ़ते हैं अपन। एक क्वेश्चन दे रखा है 5.16। अरे भैया बैठकर कंपैरिजन मत करो भाई, हर ब्रांच अपने आप में रिलेवेंट है, हर ब्रांच अपने आप में अच्छी है ना। ऐसे नहीं कह सकते कि मैकेनिकल ज्यादा अच्छी केमिकल कम अच्छी है ना, या केमिकल ज्यादा अच्छी मैकेनिकल कम अच्छी है ना। ठीक है, मैकेनिकल भी अपनी जगह अच्छी है, केमिकल भी अपनी जगह अच्छी है ना। ठीक है, सुनो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5.16। तो क्वेश्चन नंबर 5.16 देखो आपको क्या दे रखा है। एयर फ्लो दिस स्टेडली एट ए रेट ऑफ इतना थ्रू एयर कंप्रेसर, एंटरिंग इट इतना, एंड प्रेशर इतना, स्पेसिफिक वॉल्यूम इतना, लीविंग इतना, प्रेशर इतना, स्पेसिफिक वॉल्यूम इतना। द इंटरनल एनर्जी ऑफ एयर लीविंग is 88 kilojoule per kilogram is greater than that of air entering. Cooling water in the jacket surrounding the cylinder absorb the heat from the air at a rate of इतना. Calculate the power required to drive the compression and inlet and outlet cross sectional area. सुनो मामला क्या है। देखो मामला कुछ ऐसा है कि कंप्रेसर दे रखा है, एक कंप्रेसर दे रखा है और मास फ्लो रेट एयर का कितना है
0.4 किलोग्राम पर सेकेंड, ये मास फ्लो रेट दे रखा है। और आपको दे रखा है V1 कितना है 6 मीटर पर सेकेंड है। आपको दे रखा है P1 कितना है 1 बार है। आपको दे रखा है स्पेसिफिक वॉल्यूम V1 कितना है 0.85 मीटर क्यूब पर किलोग्राम है। लेकिन आपको वेलोसिटी दे रखी है V2 कितना है 4.5 मीटर पर सेकेंड है। प्रेशर P2 कितना है 6.9 बार है। 0.16 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। इंटरनल एनर्जी दे रखी है, इंक्रीज हो जाती है कितने से 88 किलो जूल पर किलोग्राम से। जो du है ना U2 माइनस U1 वो 88 किलो जूल पर किलोग्राम से क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद आपको दे रखा है जो हीट लॉस है, हीट लॉस वो कितना है 59 वाट से हीट लॉस हो रहा है। यहाँ पर डेल क्यू बाई डेल टी क्या है 59 वाट है। आगे दे रखा है कैलकुलेट द पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द कंप्रेसर, पावर पूछा है। और सेकंड नंबर क्या पूछा है आउटलेट क्रॉस सेक्शनल एरिया पूछा है। कुछ भी नहीं है यार, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा दो। देखो मामला क्या है, आप स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाओगे तो क्या हो जाएगा m डॉट h1 को लिख दो u1 प्लस p1 v1 प्लस v1 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz1 प्लस डेल क्यू बाई डेल टी इज इक्वल टू m डॉट h2 को लिख दो u2 प्लस p2 v2 प्लस v2 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz2 प्लस डेल w अपॉन डेल टी, ये हो जाएगा। अब देखो m डॉट की वैल्यू कितनी है, m डॉट दे रखा है क्या, m डॉट दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, कितना 0.4 है। और ये u1 को उधर ले जाते हैं u2 माइनस u1 हो जाएगा, या फिर सब कुछ तो दे रखा है आपको ना। u1 को उधर ले जाऊंगा है ना, u1 को उधर ले जाऊंगा तो u2 माइनस u1 हो जाएगा। p1 कितना है, p1 है 1 बार, पास्कल में कन्वर्ट करोगे कितना हो जाएगा 100 किलो पास्कल, या फिर 1 into 10 to the power 5। और v1 कितना है 0.85 प्लस v1 स्क्वायर बाई 2, v1 कितना है 6 स्क्वायर बाई 2। ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं दे रखा है, इसको नेग्लिजिबल मान रहा हूं। प्लस डेल क्यू बाई डेल टी, हीट लॉस हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है तो क्या होगा नेगेटिव होगा, कितना -59 इज इक्वल टू m डॉट कितना है 0.4। ये u2 है और इधर से u1 आएगा, u2 माइनस u1 कितना दे रखा है 88 किलो जूल 10 to the power 3 प्लस p2 v2, p2 कितना है 6.9 बार, v2 कितना है स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.16 प्लस v2 स्क्वायर कितना है 4.5 स्क्वायर बाई 2 प्लस डेल w अपॉन डेल टी। इसको सॉल्व करो और मुझे वैल्यू बताओ कि डेल w अपॉन डेल टी कितना आएगा। इसको सॉल्व करना और मुझे वैल्यू बताना कि डेल w अपॉन डेल टी कितना है। प्रेशर पास्कल में ही तो कन्वर्ट किया है भाई, प्रेशर पास्कल में ही तो कन्वर्ट किया है। मुझे यहां से बताना कि डेल w अपॉन डेल टी कितना आएगा।
एक्चुअली क्या है कि जो कंप्रेशर है ना, उसके चारों तरफ एक कूलिंग जैकेट है। जो कंप्रेशर है उसके चारों तरफ एक कूलिंग जैकेट है, कूलिंग वाटर की, है ना। उसको कूल करने के लिए वो क्या करती है, हीट लेकर के जाती है कंप्रेशर से। वो कूलिंग जैकेट में हीट लॉस होती है। कितनी लॉस होती है? हीट लॉस होती है 59 वॉट से। ये हीट लॉस दे रखा है 59 वॉट, है ना। इसको एक बार सॉल्व करना और मुझे बताओ कि डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी, वर्क रिक्वायर्ड फॉर कंप्रेशन, कितना आएगा? कितना आएगा? 45.41 किलोवाट। कितना आंसर आ रहा है क्या, एक बार देखो। 45.415 किलोवाट, ऐसा कोई आंसर आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल आ रहा है ना। हाँ भाई निगेटिव में आएगा, निगेटिव में आएगा, क्योंकि कंप्रेशर है ना, कंप्रेशर क्या होता है, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस होता है। और वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस होता है तो वर्क इसमें आएगा, निगेटिव में आएगा, सिंपल है ना। उसके बाद क्या चाहिए था? उसके बाद चाहिए था एग्जिट पर एरिया। एग्जिट पे एरिया चाहिए था, ये 1 है। टू देखो मास फ्लो रेट दे रखा है, क्या हो जाएगा, A2 V2 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम। मास फ्लो रेट इज 0.4 A2। एग्जिट पर वेलोसिटी कितनी है? 4.5। स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है? 0.16। मुझे A2 बता दो यहाँ से कितना आएगा। 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.1 समथिंग ऐसा कुछ। यहाँ से A2 की वैल्यू कितनी आएगी? 0.0142 मीटर स्क्वायर, सिंपल। समझ गए? दो लाइन के क्वेश्चन आते हैं यार, स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं यार। आपको करना क्या है? कुछ भी नहीं, एनर्जी बैलेंस ही तो करना है। स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन ही तो लगाना है ना। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। एक दो अच्छे क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई, नोट कर पाए क्या? नोट कर लिया ना? एक क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ टेलीग्राम वाले ग्रुप में, देखना गेट का प्रीवियस ईयर है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, उसको सॉल्व करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ना। एक क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ टेलीग्राम वाले ग्रुप में, देखना एक बार। देखो क्वेश्चन मिला क्या आप लोगों को?
क्वेश्चन सेंड किया टेलीग्राम वाले ग्रुप में, देखो मिला क्या आप लोगों को? क्वेश्चन नहीं मिला आपको? क्वेश्चन नहीं मिला आप लोगों को? मिल गया ना मेरे भाई? क्वेश्चन पढ़ो एक बार। टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ एयर इन लार्ज रिजर्वायर आर इतना एंड इतना, converging diverging nozzle of exit area is fitted to the wall of the reservoir. So the static pressure of air at the exit of section for the isentropic flow through the nozzle is itna, characteristics gas constant and the specific heat of the air is itna है ना। पहले पूछा density of air at the exit of the nozzle, ठीक है। mass flow rate of air through the nozzle पूछा हुआ है कितना होगा। सुनो, मामला कुछ ऐसा है, देखो मामला कुछ ऐसा है कि एक नोजल है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 23 एंड 24। ये एक रिजर्वायर है यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर ये क्या है? एक नोजल है, ये एक नोजल है। ये 1 है और ये 2 है, ये एग्जिट है और ये इनलेट एंट्री। टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ एयर इन अ लार्ज रिजर्वायर इज इतना है इतना। आपको दे रखा है T1 कितना है? 400 केल्विन एंड P1 कितना है? 3 बार, ठीक है भाई। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल ऑफ एग्जिट एरिया इतना, E2 कितना है? 0.005 मीटर स्क्वायर is fitted to the wall of the reservoir as shown in this figure इतना। static pressure of air at the exit section for isentropic flow, कैसा फ्लो है? isentropic। static pressure of air at the exit section कितना है? P2 कितना है? 50 किलो पास्कल है। R की वैल्यू दे रखी है और गामा की वैल्यू दे रखी है ना। आपसे पूछा डेंसिटी ऑफ एयर एट द नोजल एग्जिट, पहला पूछा कि डेंसिटी ऑफ एयर क्या होगा और दूसरा पूछा हुआ है मास फ्लो रेट ऑफ एयर थ्रू द नोजल क्या होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आइसेंट्रोपिक फ्लो का मतलब समझते हो आप? हालांकि मैंने अभी आपको नहीं बताया है एंट्रोपी वगैरह, वो अभी आगे बात करेंगे अपन उसकी। फिर भी आप लोग आइसेंट्रोपिक फ्लो का मतलब समझते हो क्या? हाँ ये देखिए, आइसेंट्रोपिक मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट। अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस ही आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, ये बात सही है गलत है? एडियाबैटिक प्रोसेस ही आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, ये बात सही है गलत है? ये बात गलत है, गलत है ना, सरासर गलत है, ठीक है। तो फिर रिवर्सिबल एडियाबैटिक इज आइसेंट्रोपिक, आगे चल के अपन पढ़ेंगे, है ना, अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी विश्वास करो मेरे ऊपर, है ना। आप लोगों को पता भी है कि जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक है वो क्या होती है? आइसेंट्रोपिक होती है। तो जो आइसेंट्रोपिक दे रखी है आपको प्रोसेस, आपको दे रखा है कि प्रोसेस इज
आइसेंट्रोपिक, और आइसेंट्रोपिक का मतलब होता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक। ठीक है, आप एडियाबेटिक के लिए आपने कोई एक्सप्रेशन, कोई रिलेशन पढ़ा है, आपको याद होगा कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आपने एक रिलेशन पढ़ा था, और वो क्या था, पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपने पढ़ा था। और याद रखना, मैंने आपको बोला था कि पूरे थर्मोडायनेमिक्स में फॉर्मूले इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एक्सप्रेशन कहां पर अप्लाई करना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, इट इज नॉट वैलिड फॉर एडियाबेटिक, इट इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक। तो याद रखना, वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक। आगे प्रूफ करके दिखा दूंगा मैं। आपसे कोई कहता है कि प्रोसेस एडियाबेटिक है, आपसे कोई कहता है कि प्रोसेस इज एडियाबेटिक, पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट लगा सकते हैं, हाँ या नहीं? आपसे कोई कहता है कि प्रोसेस एडियाबेटिक है, तो पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट लगा सकते हैं, हाँ या नहीं? बिल्कुल नहीं लगा सकते। जब तक नहीं लगा सकते जब तक कि प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबेटिक नहीं। इट इज वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक, याद रखना, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। केवल एडियाबेटिक के लिए ये वैलिड नहीं होता, आगे मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको, है ना? सुनो, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 पॉइंट पे एयर में एयर फ्लो रेट, 1 पॉइंट पे आइडियल गैस इक्वेशन लगा देते हैं ना। एडियाबेटिक इज अ फास्ट प्रोसेस, लेकिन रिवर्सिबल होगी। हम लोग हाइपोथेटिकली मानते हैं कि एडियाबेटिक रिवर्सिबल है, हालांकि वो रिवर्सिबल ही होगी। हम लोग हाइपोथेटिकली मानते हैं कि वो क्या है, रिवर्सिबल है, ऑल्दो वो इरिवर्सिबल ही होती है। देखना, तो प्रोसेस 1 है, वो क्या है, F1 P1 V1 इज इक्वल टू mR T1। आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं। मुझे एक मिनट देना, अरे हरिओम, हाँ नहीं बैठ रहा ना बेटा, दोनों में सामंजस्य नहीं बैठ रहा, बिल्कुल नहीं बैठ रहा। हम लोग हाइपोथेटिकली मानते हैं, हाइपोथेटिकली मानते हैं, ऐसा है ना, ठीक है। हाइपोथेटिकली मानते हैं कि वो रिवर्सिबल है, ऑल्दो वो रिवर्सिबल ही होगा, प्रैक्टिकली कभी सामंजस्य नहीं बैठेगा उनमें, है ना। ठीक है, सुनो, मैं क्या कह रहा था कि प्रोसेस क्या दे रखी है, आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक मतलब रिवर्सिबल एडियाबेटिक। ठीक, एडियाबेटिक के लिए हम लोगों के पास एक रिलेशन है। रिलेशन कौन सा है, पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। याद रखना, पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट इज वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक। आपसे कोई कहता है, आपसे कोई कहता है कि प्रोसेस है एडियाबेटिक, आपसे कोई कहता है कि प्रोसेस है एडियाबेटिक, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं दो बार बोल रहा हूँ। आपसे कोई कहता है कि प्रोसेस है एडियाबेटिक, पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट लगा सकते हैं क्या? अपने दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि एडियाबेटिक मतलब पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। याद रखना, नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वैलिड नहीं होता, ये वैलिड होता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबेटिक है देन ओनली मैं ये लगा सकता हूँ, अन्यथा नहीं लगा सकता। ठीक, तो यहाँ लगा सकता हूँ, क्या लगा सकता हूँ, क्यों? क्योंकि प्रोसेस दे रखी है रिवर्सिबल एडियाबेटिक। ठीक, ये आइडियल गैस इक्वेशन थी। यहाँ पर मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो यहाँ पर डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी, ρ1 हो जाएगा कितना, P1 अपॉन RT1। तो पहले तो ρ1 निकाल लेते हैं। P1 कितना है, 3 बार 3 × 10⁵। R कितना है, 0.287 × 1000।
T1 कितना है 400। मुझे यहाँ से ρ1 की वैल्यू बताओ, डेंसिटी एट द इनलेट कितनी आएगी। क्यों नहीं लगा सकते, मैंने बोला ना बेटा, अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा, थर्मोडायनामिक रिलेशन में प्रूफ करके दिखाऊंगा। और श्रेय पूछ रहे हैं कि केवल एडियाबैटिक का क्वेश्चन कैसे करेंगे, बात करेंगे उसके, धैर्य रखो, बात करेंगे। यहाँ से डेंसिटी कितना है 2.6132, एक बार क्रॉस चेक करते जाना। ठीक, ये डेंसिटी आ गया। एग्जिट पर प्रेशर दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है, देखो। तो आप क्या करो, आपको पता है कि P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 के पावर गामा, दोनों साइड मास से डिवाइड कर दो। P1 V1 अपॉन मास की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन मास की पावर गामा। भाई मास से मास कैंसिल हो जाएगा, मास तो हमेशा बराबर रहता है, इनलेट और एग्जिट पे बराबर होगा। तो मास अपॉन वॉल्यूम P1 अपॉन ρ1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 अपॉन ρ2 की पावर गामा। देखो कितना हो जाएगा, P1 कितना है, P1 कितना है 3 बार, कितना 3 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन ρ1 कितना है 2.6132 के पावर गामा 1.4 इज इक्वल टू P2 कितना है 550 किलो पास्कल अपॉन ρ2 कितना है, ρ2 ही तो निकालना है। यहां से मुझे ρ2 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। ये नोजल इतना विचित्र क्यों है बेटा, एक कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल होता है, कंप्रेसिबल फ्लो के लिए यूज होता है, जहां शॉक वेव डेवलप होती है ना, ये आप लोग पढ़ोगे पावर प्लांट में। इसमें स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं होता है, अरे लिख लो स्पेसिफिक वॉल्यूम, लिख लो वॉल्यूम अपॉन मास, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है और मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है। कैसी बातें करते हो, ऐसी बहती बहती बातें कैसे करने लग जाते हो यार। वॉल्यूम अपॉन मास स्पेसिफिक वॉल्यूम और मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी, कुछ भी लिख लो उसको, है ना। आइडियल गैस में वॉल्यूम होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं होता है ना। कितना आ रहा है 0.7266 मीटर क्यूब, सॉरी किलोग्राम पर मीटर। आइडियल गैस में वॉल्यूम होता है भाई, स्पेसिफिक वॉल्यूम किसने बता दिया तुमको, वॉल्यूम होता है ना। ठीक है, इतना आ रहा है क्या आंसर, इतना मैच कर रहा है क्या, कुछ आंसर ऐसा कुछ मैच कर रहा है क्या। कर रहा है ना? कर रहा है, सी ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद देखो, देखो उसके बाद आपको क्या निकालना है, मास फ्लो रेट ऑफ एयर थ्रू द नोजल। मास फ्लो रेट ऑफ एयर निकालना है। एरिया वगैरह दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है, एरिया दे रखा है। एरिया दे रखा है तो मास फ्लो रेट क्या होता है, मास फ्लो रेट होता है A2 ρ2 और V2। A2 है बिल्कुल है, ρ2 है बिल्कुल है, V2 निकालना है। V2 इज द वेलोसिटी एट द एग्जिट। मुझे बताओ वेलोसिटी कहां से आएगी, A2 है ρ2 है, वेलोसिटी कहां से आएगी, वेलोसिटी कहां से आएगी। अरे भाई स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से आएगी यार, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा दो सिंपल, देखो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा दो।
क्या हो जाएगा, पर यूनिट मास लिख रहा हूँ h1 प्लस v1 स्क्वायर बाई 2 gz1 प्लस डेल क्यू बाई डेल m, पर यूनिट मास लिख रहा हूँ, है ना, इज इक्वल टू h2 प्लस v2 स्क्वायर बाई 2 gz2 प्लस डेल w अपॉन डेल m, ये हो जाएगा। अब देखो इंसुलेटेड है तो ये जीरो हो जाएगा, नोजल में वर्क ट्रांसफर नहीं होता, ये जीरो हो जाएगा। gz1 पोटेंशियल एनर्जी का कोई चेंज है नहीं, है ना, और उसके बाद v1 और v2, इनलेट पर क्या है, रिजर्वायर है, इनलेट पर क्या है, रिजर्वायर है। और याद रखना रिजर्वायर का मतलब हमेशा क्या होता है, एफएम में भी बताया था मैंने, रिजर्वायर का मतलब होता है कि फ्लूइड रुका हुआ है, ये रिजर्वायर है, रिजर्वायर में वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, जीरो होती है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्यों, क्योंकि रिजर्वायर है। तो यहाँ पर v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, v2 की वैल्यू हो जाएगी 2 h1 माइनस h2, ये हो जाएगा 2 cp t1 माइनस t2। मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, सी t1 की वैल्यू है क्या, बिल्कुल है, t2 की वैल्यू चाहिए। आपको पता है कि एडियाबेटिक के लिए, रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए मैंने टेम्परेचर और प्रेशर में एक दिन एक रिलेशन लिखवाया था, याद होगा आपको, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू होता है P2 अपॉन P1 के पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो देखो क्या हो जाएगा, T2 अपॉन T1, T1 इज 400 केल्विन इज इक्वल टू P2 अपॉन P1, 3 बार मतलब कितना पास्कल, 300 किलो पास्कल अपॉन 50 किलो पास्कल की पावर 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4। मुझे वैल्यू बताओ T2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, मुझे T2 की वैल्यू बताओ। कितना है, 668.94। ये आ जाएगी T2 की वैल्यू, और T2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, T2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो V2 आ जाएगा। देखो V2 कितना होगा, V2 हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू सीपी। सीपी की वैल्यू क्या होती है एयर के लिए, 1.005, लेकिन सीपी की वैल्यू वो किलो में होती है, तो 1000 का मल्टीप्लाई करोगे T1 वैल्यू इतनी आ रही है क्या, वैल्यू इतनी ही आ रही है क्या T2 की, कुछ गलत है यार, ये गलत लिखा है। T2 by T1 is equal to P2 by P1 होना चाहिए, मैंने P1 by P2 लिख दिया है ना, ये 50 अपॉन 300 होना चाहिए, 50 अपॉन 300 होना चाहिए, मैंने 300 अपॉन 50 लिख दिया। तो यहाँ से T2 निकालना फिर से कितना आएगा, P2 अपॉन P1 होना चाहिए ना, तो P2 50 है और P1 300 है, मैंने 300 अपॉन 50 लिख दिया था, कितना आएगा 242.2। ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 माइनस 242.2। यहां से मुझे V2 की वैल्यू बताओ, यहां से मुझे V2 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, $239.73।
यहाँ पर लिख रहा हूँ V2 आएगा 239.73 मीटर पर सेकेंड, और V2 इतना आ गया है, V2 इतना आ गया है तो मास फ्लो रेट कितना आ जाएगा, A2 ρ2 इंटू V2, मास फ्लो रेट हो जाएगा A2 कितना है ये 0.005, ρ2 कितना है ये 0.7266, V2 कितना है 239.73, मास फ्लो रेट बता दो यहाँ से कितना आएगा। ये 563 पॉइंट समथिंग क्या लिखा हुआ है आपने, 563 पॉइंट समथिंग क्या लिखा हुआ है, V2, तो फिर 239 पॉइंट समथिंग क्या था, कितना था 239.73, और V2 कितना है, V2 है 563.18, और ये है 563.18। यहां से मुझे मास फ्लो रेट बताओ कितना आएगा, यहां से मुझे मास फ्लो रेट बताओ कितना आएगा, कितना आ रहा है 2.04, 2.04, सिंपल। इसको नोट करो एक बार, फिर आगे बात करते हैं। क्या इतना आंसर आ रहा था क्या, इतना नहीं आ रहा था शायद, हाँ इतना ही आ रहा है, 2.06 आंसर है ना, 2.0 ही आंसर है ना। इसको एक बार नोट करो फिर आगे बात करते हैं। कुछ भी नहीं था यार, कुछ भी नहीं था, प्रोसेस दे रखी थी रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक दे रखी, पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट लगा सकता हूँ, लगा दिया, पीवी बराबर एमआरटी लगा करके इनलेट पर डेंसिटी निकाल ली, ये आई, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट से निकाला P1 अपॉन ρ1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 अपॉन ρ2 की पावर गामा, यहां से क्या आ गया ρ2 आ गया, सिंपल। मास फ्लो रेट क्या होता है, मास फ्लो रेट होता है A2 ρ2 into V2, V2 की वैल्यू चाहिए कहां से आएगी, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से आएगी, निकाल ली। उसके बाद V2 निकालने के लिए मुझे चाहिए T2, और T2 आया एडियाबैटिक वाले रिलेशन से, निकाल लिया, V2 निकाल लिया, वैल्यू पुट कर दिया, मास फ्लो रेट आ गया, सिंपल। इसको नोट करो, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस उन्हीं रिलेशंस को यूज किया है ना, इसको एक बार नोट करो फिर आगे बात। डेंसिटी क्यों चेंज हो रही है बेटा, नोजल में डेंसिटी चेंज हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, एयर कंप्रेसिबल होता है, आगे जाने पे प्रेशर टेंपरेचर चेंज हो रहा है, डेंसिटी भी चेंज हो सकती है। वॉल्यूम वाला क्या पूछा, अरे बेटा मैं बोल रहा हूँ ये स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं था, ये वॉल्यूम ही था, ये वॉल्यूम ही था, ये भी वॉल्यूम ही है, मैंने मास का डिवाइड अपने आप कर दिया है दोनों साइड, तो मास से मास तो कैंसिल हो जाएगा ना, दो इक्वेशन लिखी है, दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस में किसी चीज का डिवाइड कर सकते हैं ना, तो मास का डिवाइड इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया, सिंपल है ना।
इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई, नोट कर पाए क्या? हाँ भाई, नोट कर लिया क्या? डन ना? सुनो, एक क्वेश्चन और सेंड कर रहा हूँ टेलीग्राम वाले ग्रुप में ही, उसको देखो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और सेंड कर रहा हूँ टेलीग्राम वाले ग्रुप में ही। जिनको पूछ रहे हो, जिनकी कल डेथ हो गई, उन्हीं को पूछ रहे हो? एक क्वेश्चन मैंने सेंड किया टेलीग्राम वाले ग्रुप में, उसको देखो, फिर आगे बात करते हैं, है ना? हाँ, जानता हूँ, कुछ कुछ जानता हूँ, है ना? एक क्वेश्चन और सेंड किया मैंने, उसको देखो। देखो मामला क्या है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन दे रखा है, एयर एंटर से एडियाबैटिक नोजल, एयर एंटर से एडियाबैटिक नोजल है इतना इतना, वेलोसिटी इतना, लीव्स द नोजल है इतना, वेलोसिटी इतना, इनलेट एरिया है इतना, स्पेसिफिक हीट है कितना, इस पे एग्जैक्ट टेंपरेचर ऑफ एयर कितना होगा। उसके बाद पूछा है एग्जैक्ट एरिया ऑफ द नोजल कितना होगा। 2 मिनट सुनो, क्वेश्चन नंबर 26 और 27 आपको दे रखा है, एयर एक एडियाबैटिक नोजल है, यहाँ पर एक एडियाबैटिक नोजल है, एडियाबैटिक प्रोसेस है,
एयर एंटर्स, T1 कितना है 300 किलो पास्कल, T1 कितना है 500 केल्विन, V1 कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, इट लीव्स द नोजल, V2 कितना है 100 किलो पास्कल, V2 कितना है 180 मीटर पर सेकेंड, इनलेट एरिया A1 कितना है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्पेसिफिक हीट Cp कितना है 1008 जूल पर किलोग्राम केल्विन। आपसे पूछा है एग्जिट टेम्परेचर T2 कितना होगा, और आपसे पूछा है एग्जिट एरिया A2 कितना होगा। सुनो मामला क्या है, हम लोग क्या करें, P1 दे रखा है, P2 दे रखा है, T1 दे रखा है, T2 पूछ रहा है। हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, P1 V1 के पावर गामा PV के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन होता है T2 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 के पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। T2 पूछा है, T1 दे रखा है कितना 500, P2 कितना है 100, P1 कितना है 300 के पावर 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4। यहां से एक बार T2 निकालना कितना है, एग्जैक्टली कितना आएगा 365.3। मुझे बताओ ये सही है गलत है, ये सही है गलत है, ये सही है गलत है, ये सरासर गलत है। अपनी कॉपी में लिख लेना गलत है, बिकॉज प्रोसेस इज एडियाबैटिक, इट इज नॉट रिवर्सिबल एडियाबैटिक, नॉट रिवर्सिबल एडियाबैटिक। मेरे भाई आप पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट यहां पर नहीं लगा सकते, मैं आपको इसलिए ये दो क्वेश्चन साथ में करा रहा हूं। ये जनता को धोखा होता है, 99% लोगों को धोखा होता है। लोगों को लगता है एडियाबैटिक अच्छा है, एडियाबैटिक मतलब पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा नहीं है। पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट इज वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक, इट इज नॉट वैलिड फॉर एडियाबैटिक। तो यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये वैलिड ही नहीं होगा, है ना। इसका मतलब hence PV के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट इज नॉट वैलिड। इसको नोट कर लो, आप नोट कर लो और लिख लेना, ऐसा आपको याद रहेगा, है ना। बेटा धैर्य रखो, धैर्य रखो, अपन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे ना। इसको एक बार नोट करो, नोट कर लो, फिर आगे बात करें। हाँ भाई, नोट कर पाएगा, नोट कर पाएगा। उसमें लिख लेना इट इज रॉन्ग बिकॉज प्रोसेस एडियाबैटिक, इट इज नॉट रिवर्सिबल एडियाबैटिक, हेंस पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट इज नॉट वैलिड। नोट कर पाएगा।
हाँ या नहीं? नहीं कर पाए? डन ना? सुनो, अब करेंगे क्या, करेंगे क्या, सुनो। आपके पास एक ब्रह्मास्त्र है, वो क्या है, ब्रह्मास्त्र क्या है, ब्रह्मास्त्र है फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स क्यों भैया? क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, जो फर्स्ट लॉ है ना, वो किस पे बेस्ड है? फर्स्ट लॉ बेस्ड है एनर्जी कंजर्वेशन पे। फर्स्ट लॉ बेस्ड है किस पे? एनर्जी कंजर्वेशन पे। इस दुनिया में कुछ भी हो जाए लेकिन एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। इस दुनिया में कुछ भी हो जाए लेकिन एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। मतलब कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी फॉर्मूला आ जाए, कैसी भी प्रोसेस हो जाए, फर्स्ट लॉ हमेशा वैलिड है। फर्स्ट लॉ इज ऑलवेज वैलिड। रिवर्सिबल के लिए भी वैलिड है, इरिवर्सिबल के लिए भी वैलिड है। तो क्या करोगे आप? कुछ भी नहीं करना है आपको। ये फ्लो प्रोसेस है। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन किस पे बेस्ड था? फर्स्ट लॉ पे। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा दो, देखो। देखो मामला क्या है, तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, अब क्या लिखोगे? पर यूनिट मास लिख रहा हूं ना, h1 प्लस v1 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz1 प्लस डेल क्यू बाई डेल m इज इक्वल टू h2 प्लस v2 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz2 प्लस डेल w बाई डेल m। ये हो जाएगा। आपको दे रखा है एडियाबेटिक है। एडियाबेटिक का मतलब होता है कि हीट ट्रांसफर क्या हो गया है? जीरो। नोजल है, नोजल ना तो वर्क प्रोड्यूसिंग होता है ना ही वर्क कंज्यूमिंग होता है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ नहीं बोला, ये जीरो हो जाएगा। उसके बाद अच्छा, H1 को CpT1 लिख सकता हूं, हाँ या नहीं? DH is equal to CpDT is valid for what? For which process? DH is equal to CpDT वैलिड होता है किसके लिए? इसकी दो कंडीशन मैंने लिखवाई थी, याद करो। इसकी दो कंडीशन लिखवाई थी, या तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो, कोई भी गैस बनी रहे, और दूसरा आइडियल गैस हो, कोई भी प्रोसेस बनी रहे। यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है क्या? नहीं है, एडियाबेटिक है। लेकिन यहाँ पर आइडियल गैस है क्या? बिल्कुल है। हम लोग एयर की बात कर रहे हैं ना, एयर इज एन आइडियल गैस, और आइडियल गैस है तो इस दुनिया की कोई भी प्रोसेस बनी रहे, डीएच को सीपीडीटी लिख सकते हो। ठीक, सुनो। अरे दोनों ही नहीं है क्यों लिख रहे हो मेरे भाई? एयर नहीं है क्या? दोनों ही नहीं है क्यों लिख रहे हो? एयर है ना भाई, एयर लिखवाया ना कि एयर इज एन आइडियल गैस। एयर को हमेशा आइडियल गैस मानते हैं ना। एयर आइडियल गैस है और आइडियल गैस है तो लिख सकते हैं, है ना। CpT1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू CpT2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2। Cp की वैल्यू 1.005 किलो में होती है। T1 कितना है? 500 प्लस V1 कितना है? 10 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू Cp इज 1.005 किलो में होता है। T2 प्लस V1 कितना है? V2 कितना है? 180। मुझे यहाँ से वैल्यू बताओ, T2 की वैल्यू कितनी आएगी?
यहाँ पर सॉल्व करके मुझे T2 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। कितना आ रहा है 483.93। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है। 484 केल्विन दे रखा है आपको, है ना। सीपी कितना दे रखा है? 1.008 दे रखा है। कोई बात नहीं यार, 1.005 ले लिया मैंने, 1.008 ले लो आप लोग, उससे निकाल लो तो एग्जैक्ट आ जाएगा, है ना। ठीक है, उसके बाद देखो आपको दूसरा क्या पूछा था? एरिया पूछा था A2। A2 कैसे निकालेंगे? ये तो पहला था, दूसरा देखो A2 कैसे निकालेंगे आप? डेंसिटी कांस्टेंट दे रखी है क्या? डेंसिटी कांस्टेंट दे रखी है क्या? डेंसिटी कांस्टेंट तो नहीं दे रखी, तो मास फ्लो रेट दे रखा है क्या? मास फ्लो रेट भी नहीं दे रखा। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे अपन। देखो मास फ्लो रेट इज इक्वल टू होता है A1 ρ1 इंटू V1 इज इक्वल टू होता है A2 ρ2 इंटू V2, ये होता है। निकाल लेंगे, है ना। A1 दे रखा है क्या? दे रखा है। V1 दे रखा है क्या? दे रखा है। A2 दे रखा है क्या? निकालना है। V2 दे रखा है। ρ1 और ρ2 मिल जाए तो काम बन जाएगा। ρ1 कहाँ से आएगा? आपको पता है PV बराबर होता है MRT, आइडियल गैस इक्वेशन। तो V कितना होता है? V होता है M अपॉन V, या रो होता है मास अपॉन वॉल्यूम P अपॉन RT। ठीक, तो A1 ρ1 की जगह कितना लिखोगे? P1 अपॉन RT1 इंटू V1, और A2 ρ2 की जगह क्या लिखोगे? P2 अपॉन RT2 इंटू V2। तो आप देखो R से R हो जाएगा कैंसिल, पुट कर दो वैल्यू यहाँ पर। A1 की वैल्यू कितनी है? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर में ही निकालूंगा, तो चेंज नहीं कर रहा हूँ यूनिट। P1 की वैल्यू कितनी है? 300। P1 की वैल्यू कितनी है? 500। V1 की वैल्यू कितनी है? 10। A2 मुझे निकालना है। P2 की वैल्यू कितनी है? 100। T2 की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं? 483.93, और V2 की वैल्यू कितनी है? 180। इसको सॉल्व करो और मुझे A2 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। कुछ भी नहीं किया यार। A1 ρ1 V1 इज इक्वल टू A2 ρ2 V2। रो की वैल्यू क्या होती है? P अपॉन RT। ρ1 की जगह P1 अपॉन RT1 पुट कर दिया, और ρ2 की जगह P2 अपॉन RT2 पुट कर दिया। सॉल्व करो और मुझे A2 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। अरे यूनिट मास दे रखा था ना, यूनिट मास दे रखा था ना। मास दोनों साइड 1 किलोग्राम है, कैंसिल हो जाएगा। कितना आ रहा है? तो 1.29, नो 12.9 आ रहा होगा। 12.9 आ रहा है क्या? 12.9 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, सिंपल। देखो ऐसा आंसर दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। समझ पाए? थर्मोडायनेमिक्स डिफिकल्ट नहीं है। थर्मो में प्रॉब्लम ये है
कि जनता को इंफॉर्मेशन नहीं होती, जनता को पता ही नहीं होता कि कौन सा एक्सप्रेशन कहाँ पर लगाना है। अब जनता क्या करती है, जनता ये करती है कि ये वाला वो देखती है कि एडियाबेटिक, एडियाबेटिक, और एडियाबेटिक देख करके जनता हो जाती है खुश, और उसके बाद वो क्या करती है, पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट लगा करके चली आती है और बाद में उसको नंबर मिलते हैं 0। समझ पा रहे हो? तो यहाँ से थर्मोडायनेमिक्स डिफिकल्ट लगती है। लेकिन अगर आपको पता है कि भैया पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट इज नॉट वैलिड फॉर एडियाबेटिक, इट इज वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक, तो आप नहीं लगाओगे, आप स्टैटिक फ्लो एनर्जी इक्वेशन से सॉल्व करोगे, सिंपल है ना। ठीक है, इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करें। अच्छा, जो पिछले वाला क्वेश्चन था, मुझे एक बात बताओ, हाँ या ना में बता देना, जो पिछला वाला क्वेश्चन था, जो रिवर्सिबल एडियाबेटिक वाला क्वेश्चन था, जिस क्वेश्चन को मैंने ध्यान से सुनना, जो रिवर्सिबल एडियाबेटिक वाला क्वेश्चन था ना, लास्ट वाला, जिसको मैंने पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट से सॉल्व किया था, उसको स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं क्या, हाँ या नहीं? उसको स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते थे, हाँ या नहीं? कर सकते थे भाई, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन तो हमेशा वैलिड है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इज ऑलवेज वैलिड, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है ना। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात। यही दो अच्छे क्वेश्चन थे जो मुझे आपको बताना था, है ना? बाकी तो सब बच्चों वाले क्वेश्चन भी कर सकते हो आप लोग खुद ही। हाँ भाई, नोट कर लिया क्या? हर क्वेश्चन में एक आइडियल अप्रोच कैसे होनी चाहिए, पूछना क्या चाहते हो मेरे भाई? हर क्वेश्चन में एक आइडियल अप्रोच मतलब कैसे अटेम्प्ट करें क्वेश्चन। धीरे धीरे जैसे थर्मो आगे बढ़ती जाएगी ना, आप लोगों को चीजें समझ में आती जाएंगी, है ना, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, है ना। देखो, हमेशा एक बात याद रखो, है ना, मैं क्या करता हूँ, देखो, मतलब जनता को ऐसा लगता है ना, जिससे क्वेश्चन आ ही जाए ऐसा तो कोई तरीका नहीं है, इसके लिए तो कोई ताबीज आबीज बनवानी पड़ेगी आपको, कि कोई ताबीज बनवा लो और कोई भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन करो तो आंसर आ ही जाए ना, ऐसा कुछ हो सकता है ना। सुनो, देखो, एक्चुअली जनता को क्या लगता है ना, जनता को ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लगा करके बैठे हैं ना। जैसे मैं कई बार, जैसे अभी तो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो ना, ऑनलाइन में कंटेंट, ठीक है, मैं आपको वही पढ़ाता हूँ जो ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी कई सारी सीमाएं होती हैं ना ऑनलाइन की, है ना, बहुत सारी एक लिमिट्स होती हैं ऑनलाइन की, है ना। जब आप ऑफलाइन में कभी मुझसे पढ़ोगे ना, या फिर जिन लोगों ने पढ़ा होगा आप उनसे पूछना, जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो एफएम में मैं सेंटेल भी सॉल्व कराता था, एसके सॉम भी सॉल्व कराता था। ऐसे ही जब मैं थर्मो पढ़ा रहा था ना, तो थर्मो में मैं उनको सेंटेल भी सॉल्व करा रहा था, नाग भी सॉल्व करा रहा था, एसके सॉम भी सॉल्व करा रहा था, उसके अलावा कुछ ईएस के प्रीवियस ईयर भी करा रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी करा रहा था ना। जैसे एचएमटी में मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी कराया था, आईएफएस भी कराया था, काफी कुछ, है ना। और एचएमटी में जेपी होलमैन भी कराया था, उनको नाग भी कराया था और संजय भी कराया था ना, इतने पूरे क्वेश्चन कराए थे। अब लोगों को क्या लगता है, लोगों को ऐसा लगता है मैंने इतनी सारी बुक्स लगा करके बैठे हो, मैंने मतलब मैं इतने सारे बुक्स लगा करके बैठा हूँ और मैं बुक्स पहले लगा चुका हूँ, इसलिए क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर लेता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है।
मैंने खुद ने कभी कोई बुक नहीं लगाई थी, यही सच्चाई है। मैं जब टीचिंग में आया ना तो धीरे धीरे मैंने, हाँ, स्टूडेंट को लगवाते लगवाते उनको सॉल्व कराते कराते सॉल्व कर ली हो तो वो एक अलग बात है, क्लासरूम में ही जो बताने की प्रैक्टिस होती है वही हुई होगी। बाकी मैंने खुद ने बैठ करके कभी कोई प्रैक्टिस नहीं की, ठीक, और जरूरत भी नहीं है यार, जरूरत भी नहीं है। आप समझो कोई भी क्वेश्चन आपको एक बार कॉन्सेप्ट आ गया ना, एक बार कॉन्सेप्ट आ गया, क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ो, उसको एक बार डायग्राम बना दो। मैं हमेशा, आप मेरा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देखना, हमेशा मेरा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देखना। मैं कभी ऐसा नहीं करता क्वेश्चन पढ़ा और सॉल्व करने लग गया, ऐसा नहीं करता मैं। हमेशा छोटा सा भी क्वेश्चन होता है तो मैं पहले उसका डायग्राम बनाता हूँ, प्रॉपर तरीके से उसको लिखता हूँ, इनलेट पे क्या था वो पूरा लिखता हूँ, एग्जिट पे क्या था वो पूरा लिखता हूँ, सो दैट मैं विजुअलाइज कर सकूं कि चल क्या रहा है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आए तो पूरा डायग्राम बनाओ, पूरा लिखो कि गिवन दैट क्या 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 है, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करो। एक्चुअली जनता क्या करती है, हो सकता है आप लोग मेरे जैसा ही करते हो, कई सारी जनता ऐसी होती है क्वेश्चन पढ़ा और सॉल्व करने लग गए, मतलब उनको पता नहीं किस बात की जल्दी होती है, तो आधा डाटा तो उनका छूट ही जाता है ना, तो इसमें क्वेश्चन आधे से ज्यादा गलत हो जाते हैं। तो ऐसा मत करो, पूरे धैर्य के साथ क्वेश्चन लिखो, डायग्राम ड्रॉ करो, फिर सॉल्व करो, है ना, ठीक, समझ गए? ठीक है, हाँ, क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है वही बता दिया बेटा, मैंने वही बता दिया ना। क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है, हमेशा क्वेश्चन को पढ़ो, थोड़ी सा धैर्य रखो, कहीं कोई नहीं भागा जा रहा, पूरी दुनिया यही थी, है ना। आप समझो, मतलब सौरमंडल में जो है ना, धरती जहाँ घूम रही है ना, और जो मंगल बुध शुक्र जहाँ घूम रहे हैं, आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले भी वही घूमेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी वही घूमेंगे, कुछ नहीं बदलने वाला, है ना। पूरी धरती वही रहने वाली है, समझ पा रहे हो? तो किसी भी जल्दीबाजी में मत रहो, बड़े आराम से सॉल्व करो, पूरा धैर्य रखो, पूरा गिवन दैट लिखो, पूरा डायग्राम ड्रॉ करो, फिर सॉल्व करो, है ना। ठीक है, सुनो, एक क्वेश्चन और सेंड कर रहा हूँ टेलीग्राम वाले ग्रुप में, उसको देखना। एक क्वेश्चन और सेंड कर रहा हूँ टेलीग्राम वाले ग्रुप में, देखना एक बार। धैर्य जो है ना, धैर्य बहुत बड़ी चीज है, मतलब आप समझो लाइफ में अगर आपके पास धैर्य है ना, पैसेंस है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। है ना, सुनो, एक क्वेश्चन देखना, मैंने टेलीग्राम वाले ग्रुप में सेंड किया है, क्वेश्चन अच्छा था, मतलब थोड़ी सा, मतलब सॉल्व नहीं करना है, केवल लॉजिकल सा क्वेश्चन है, थोड़ी सा देखो। आपको दे रखा है कंटेंट्स ऑफ अ वेल इंसुलेटेड टैंक आर हीटेड बाय अ रेजिस्टर। एक वेल इंसुलेटेड टैंक की क्वेश्चन नंबर 25 है। ये कोई एक टैंक है, आपको दे रखा है टैंक कैसा है, वेल इंसुलेटेड है, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस कितना है 23 ओम, करंट कितना है 10 एम्पियर। कंसीडर टैंक along with its content as a thermodynamic system, work done by the system and the heat transfer to the system is are positive, rate del q work और du कितना होगा। सुनो, कुछ भी नहीं करना है यार, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत ही नहीं है। क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स लगा दो, देखो
फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स, del Q इज इक्वल टू du प्लस डेल्टा W। मुझे बताओ यहाँ पर del Q कितना होगा, जीरो होगा या नहीं? डेल्टा Q जीरो होगा हाँ या नहीं? डेल्टा Q जीरो होगा हाँ या नहीं? होगा ना? ये जो इलेक्ट्रिसिटी से जा रहा है, जो इलेक्ट्रिकल से जा रहा है ना, ये हीट नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ। इलेक्ट्रिकल इज वर्क, इलेक्ट्रिकल इज नॉट हीट, है ना? ये हीट नहीं है ना, ये वर्क है, ठीक? ये इंसुलेटेड है और इंसुलेटेड है तो ये क्या होगा, जीरो होगा। बस जनता को यही पे धोखा हो गया था ना, जनता को धोखा क्या हो गया था, जनता को ऐसा लगता था कि ये जो ये इलेक्ट्रिकल रजिस्टर है ना, ये देखो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से अंदर जाएगी और अंदर जाके हीट प्रोड्यूस करेगी, तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये हीट ऐड किया हुआ है। ये हीट ऐड नहीं किया, इंसुलेटेड दे रखा है, इलेक्ट्रिकल वर्क होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, du इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा W, और डेल्टा W कितना होगा, डेल्टा W होगा आई स्क्वायर इंटू आर। आई स्क्वायर इंटू आर मतलब 10 स्क्वायर इंटू 23, कितना हो जाएगा 2.3 किलोवाट। मुझे बताओ वर्क पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, मुझे बताओ वर्क पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? हाँ भाई, वर्क पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा, है ना? समझ पा रहे हो? वर्क नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम। नहीं भी दिया रखा होता तो मुझे पता है ना भाई, बाहर से एनर्जी दे रहे हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना। दूसरी गलती होने के चांस यहाँ पर है ना, वर्क नेगेटिव होगा। और डेल्टा W नेगेटिव हो गया तो du क्या हो जाएगा, माइनस, और डेल्टा W भी माइनस है, माइनस ऑफ 2.3 किलोवाट, तो du क्या हो जाएगा 2.3 किलोवाट, सिंपल, ठीक। एंड डेल्टा Q इज इक्वल टू 0। देख लो कौन सा ऑप्शन है, सिंपल, ये पॉजिटिव होगा, है ना? कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये आपका क्या था, ये आपका पूरा था फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। अपन ने फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स क्लोज सिस्टम के लिए भी देख लिया है, ओपन सिस्टम के लिए भी देख लिया है। ओपन सिस्टम में स्टडीज फॉर एनर्जी इक्वेशन हम लोग देख चुके हैं। अपन को एक बात और करनी है, कल मिलकर के अपन बात करेंगे। बेटा आपकी क्लास 2 आवर ही होगी, जो शाम वाली, सब शाम में आपकी क्लास लगने लग जाएगी तो 2 घंटे ही होगी, है ना यार। समय की इतनी प्रॉब्लम रहती है ना, मतलब मैं अगर आपको अपना शेड्यूल बताऊंगा ना तो आप लोग खुद डर जाओगे। अभी 7:30 से क्लास होती है आपके 9 बजे तक, फिर 9:15 से एक क्लास होती है 11:30 बजे तक, फिर दोपहर में 11:30 से 1 बजे तक का ब्रेक होता है, फिर 1 से 2:30 एक क्लास होती है, फिर 2:30 से 4:30 एक क्लास होती है, सॉरी 2:30 से 4:30 एक क्लास होती है, फिर 4:30 से 6 का ब्रेक होता था, फिर शायद आपकी क्लास होती थी सामने कोई, है ना। आपकी क्लास कितने बजे से कितने बजे तक होती थी, 5 से 7 होती थी क्या? आपकी क्लास 5 से 7 होती थी ना? हाँ 5 से 7 होती थी, है ना, 5 से 7 होती थी। इस समय पे 4:30, हाँ 5 से 7 होती थी। तो इस समय पे 5 से 7 एक और कोई क्लास है, मुझे याद भी नहीं कौन सी क्लास है, कोई IIT गोपेश्वर कोई है, वो क्लास है। फिर 7 से 8:30 एक और क्लास है ना। और ये मुझे मजबूरी में लेनी पड़ रही है क्योंकि मतलब होता है ना कि मतलब FM ही पहला सब्जेक्ट होता है, तो FM पहला सब्जेक्ट लेना होता है क्योंकि सिविल और मैकेनिकल का कॉमन होता है ना ये। और उसके अलावा अपनी जो इंजीनियर सर्किल की क्लास है उसमें IC इंजन चल रहा है, वो भी मुझे लेना पड़ता है ना। अभी HMT के लिए बड़ी मुश्किल से मैंने मनाया हुआ है उनको कि HMT कोई और पढ़ा रहा है, अन्यथा HMT मुझे पढ़ाना पड़ता तो 2 घंटे और हो जाता है ना। तो अभी बड़ा बिजी सा शेड्यूल चल रहा है, इसलिए मैं 1.5 घंटे ले रहा हूँ आपकी क्लास, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बात करते हैं अपन कल, है ना। एक केस और रह गया है, और जैसे अपन स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पढ़ा तो वो स्टडी स्टेट के लिए था। एक केस और अपन डिस्कस करेंगे जब अनस्टडी स्टेट हो तो कैसे सॉल्व करना है ना। कल बात करते हैं अपन, ठीक है, बाय बाय।